हेलो स्टूडेंट्स, गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड माई सेल्फ रणदीप सिंह। और हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट किए हैं। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है आपका चैप्टर नंबर 2, वो दोनों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का। और हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस देखेंगे 2023 24 के अकॉर्डिंग। जो न्यू एनसीईआरटी है ना, न्यू एनसीईआरटी, उसके अकॉर्डिंग है सारे लेक्चर। तो अगर आपके पास ओल्ड है तो आप कंसिडर करके चलो। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा हर एक्सरसाइज का, फिर उसके एग्जाम्पल मिलेंगे, फिर आपको एक्सरसाइज मिलेगी। मतलब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आप अगर अपनी बुक है उसको लेके बैठो और हमारे साथ लाइन टू लाइन एक एक प्लेलिस्ट के ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, बेसिक कंसेप्ट है, उनको लिखते चलो, कॉपी में नोट करते चलो। तो आपका जो पूरा चैप्टर है बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाने वाला है और आपके मार्क्स तो वैसे ही फिर अच्छे आने वाले हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्चुअल मैट्रिसेस है क्या। मैट्रिसेस एक्चुअल के अंदर क्या है आपके पास। मान लो मैंने यहाँ पे 4 3 2 1 लिखा, ठीक है सर। इसी को मैंने 4 3 2 1 लिखा। मतलब ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनको लिखने के दो तरीके हैं। एक हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है सर। एक हो गया वर्टिकल, ठीक है सर। ये समझते हैं आप, ये वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये एलिमेंट्स लिखने के दो टाइप हुए मेरे पास, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो टाइप के एलिमेंट और दोनों को मैंने एक साथ मिक्स कर दिया, मिक्स करने का मतलब है मैंने उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जब मैं साथ में लिख रहा हूं यहां पे, उसको मिला के हम कहते हैं मैट्रिसेस। बताओ समझ में आया क्या। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपने एक मैट्रिक्स लिया, एक मिनट, ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा इस तरीके से, 1 2 3 4 0 9 2 8 - 1, ठीक है सर। यहाँ आप -4 1 2 भी ऐड कर लो। अब आप देखो, ये जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है आपको, ये आपकी रोज होती हैं। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए चैप्टर से पहले। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो वो मिस मत करना, स्किप मत करना, पहले एक बार ये पूरा अच्छे से सीख लो। इसमें सारे के सारे जो भी प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स की वो सारी समझा दी हमने एक्सरसाइज जो 3.1 में आने वाली है उसमें। ये रो 1 है आपके लिए, इसको आप रो 2 कहेंगे और इसको आप रो 3 कहेंगे। ये जो लंबी खड़ी है आपके सामने दिख रही है, इसको आप क्या कहोगे सर। इसको कहेंगे हम कॉलम 1, इसको कहोगे आप कॉलम 2, इसको कहोगे आप कॉलम 3, इसको कहोगे आप कॉलम 4। यानी कि ये जो लंबी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे आप रोज कहते हो, और इस तरह जो लंबी वर्टिकल खड़ी होती हैं उन्हें आप कॉलम्स कहते हो। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स है उसको लिखने का एक तरीका हुआ हमारे पास, रोज मल्टीप्लाई कॉलम के रूप में लिखेंगे हम हमेशा। कैसे, रोज आगे लिखेंगे कॉलम पीछे। तो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, पूरे चैप्टर के अंदर आपको रोज को एम से डिनोट कर रहा है और कॉलम को एन से डिनोट कर रहा है, तो हम भी वही यूज कर लेते हैं। अब मान लो इस केस की बात करूं तो आप कहोगे सर रोज कितनी है। सर रोज तो 3 है और कॉलम कितने हैं 4। तो 3 × 4 ऑर्डर की है ये मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछे आपसे तो आप बताएंगे सर 3 × 4 है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये चीजें जो आपको बतानी होंगी क्वेश्चन में। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। कि इस, आप एक तरीका तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। और मैं आपसे क्या कहूंगा, m × n कर दो आप। यानी कि 3 × 4 यानी कि 12 एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है मैट्रिक्स में। यहां तक बताओ क्लियर होगी की बात। यहां तक ओके है मामला। हाँ सर। तो ये रोज और कॉलम का तरीका बताया मैंने, ऑर्डर जानने का क्या होता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं इसमें कि और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। फर्स्ट डेफिनेशन इसी के ऊपर है। देखो, मैं एनसीईआरटी का डेफिनेशन पॉइंट, ताकि आपको ये याद रहे कि कौन सी चीज रिलेट कर रही है, और बेसिक पॉइंट अपने तरीके से समझा के दोनों को रिलेट करके समझाऊंगा यहाँ आपको, ठीक है। जैसे कि एक डेफिनेशन दिया, या मैट्रिक्स जो होती है एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें नंबर और फंक्शंस होते हैं। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। इसके अंदर जो लिखे जाएंगे 2 4 1, ये सब होते हैं आपके पास एलिमेंट्स। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है सर। और द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं हम इसे, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ये सब काम आएगा जब क्वेश्चंस में इन सब का नाम सुनोगे। वी डिनोट मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर, जिसको हम लाइक ए या बी या सी से डिनोट करते हैं, कुछ भी। अब फॉलोइंग सम एग्जांपल है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ए मैट्रिक्स का मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ केवल 1 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया सर, यहाँ तो केवल 1 लिखा आपने। अब मैं लिख रहा हूँ 1 2 2 1 लिखा मैंने। अब मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं लिख रहा हूँ 4 8 9 2 8 1 3 4 1। अब आप इन सबके ऑर्डर देखो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखो, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है सर, इसका 1 है। इसका क्या है सर, इसका तो 2 × 2 हो रहा है ये तो।
भाई रोज भी टू, कॉलम्स भी टू। यहां देखो 1 2, रोज तो टू, लेकिन कॉलम कितनी है 1 2 3। आगे वाली रोज होती हैं और पीछे वाले कॉलम होते हैं। 1 2 3, थ्री तो रोज और 1 2 3, थ्री कॉलम। इस तरीके से आपको ऑर्डर ऑफ पेयर बताने होते हैं कि एक्चुअल के अंदर जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। क्लियर हुआ? ये एक पॉइंट हुआ डेफिनेशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये मतलब बेसिक इंट्रो है कि मतलब एक्चुअल मैट्रिक्स अगर आ जाए तो आपको पहचानना कैसे है। रोज कॉलम पूछ ले आपसे तो आप इस तरीके से बताएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखना आप। यही चीज समझा रहा था अभी मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि सर दो मैट्रिक्स है हैविंग एम रोज होती हैं उसमें, ठीक है सर, और एन कॉलम्स होते हैं, उसे हम एक मैट्रिक्स कहते हैं ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन भी कह सकते हैं, और सिंपली एम इंटू एन मैट्रिक्स कहा जाएगा, जिसको हम एम एन लिख सकते हैं, ठीक है सर। रीड एज एम बाय एन मतलब मल्टीप्लाई। अब आप देखो, जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है, तो आप कहोगे सर एक्चुअल में हम ये जो पॉइंट लिखे हुए, पहले मैं आपको पॉइंट लिख के समझाता हूँ। एक बार पीछे वाली स्लाइड वापस चलते हैं ना, 1 मिनट को। देखो 1 2 3, ठीक सर, 4 5 6, ठीक सर, 7 8 9, ठीक सर। अब मैं कह रहा हूं आपसे, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट रो है, इसको मैं A1 कहूंगा। इस एलिमेंट के लिए मैं नेमिंग दे रहा हूं, इनको पुट कैसे करना है, ठीक है सर। A1 तो रोज है, उसमें पहले नंबर का एलिमेंट है। फिर सर A1 रोज है, उसमें दूसरे नंबर का आपका जो कॉलम का एलिमेंट है। फिर A1 तो रोज है और 3। अब देखो इन चीज को आप ध्यान से समझना। जब मैं A11 लिख रहा हूं, इसका मतलब सर 1 तो हुई आपकी रो और 1 ही हुई आपकी कॉलम। ये चीज समझ में आ रही है कि आपको? देखो ध्यान से समझो चैप्टर को, ये आपको है इजी मैट्रिक्स। अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पे कूद जाओगे तो उससे आपको कुछ सवाल बन जाएंगे आपसे, नो डाउट। लेकिन आप एक्चुअल में जब बारीकी पॉइंट पे ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा मैट्रिक्स में कितने अच्छे अच्छे लेवल के सवाल बन सकते हैं, और आपको आ भी जाएंगे वो। जब मैं A12 लिख रहा हूं, तो A1 मेरी रोज है, 2 मेरा क्या है, कॉलम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ A12 कहाँ है इन सब के अंदर से? आपको मान लो ये सब नहीं पता है, तो आप कहोगे सर A1 का मतलब हुआ पहली रो में जाओ, ठीक है सर, पहली रो में आ गए हम। फिर मैं कह रहा हूं दूसरे कॉलम में जाओ, ठीक है सर, दूसरा कॉलम का 1 2, सर दूसरे कॉलम की पहली रो, यानी कि ये नंबर हुआ इसका आंसर। ऐसे बताना है आपको। आ रहा है कुछ समझ में? हाँ सर। अब मैं कह रहा हूं A4 5 पे जाओ, कहोगे सर 4 तो है आपकी रो और 5 है आपका कॉलम। अब वो नंबर कौन सा है देखो, A4, अच्छा मैंने ज्यादा लिख दिया, 4 तो मैंने रो ही नहीं है, 3 लिखो। 3 का मतलब, और 5 मेरे पास कॉलम नहीं है ना, तो मैंने थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, भावुक में आ गया मैं थोड़ा सा। इसको ले लो आप, 2 ले लो चलो। अब देखो तीसरी रो पे जाओ, सर इस रो पे चलूंगा मैं, तीसरी रो ये है मेरी। और दूसरे कॉलम पे जाओ, तो पहला और दूसरा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 8। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ आपको। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में गिवन है सर A11 12 13 14 15 लाइक दैट, ठीक है। अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? जैसे कि सर मैंने एक एलिमेंट लिया है और उसमें एक एलिमेंट है, मैं उसको आई जे से डिनोट कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? आई जे से, ठीक है सर। अब ये आई जे कौन है? ये नंबर चलते चलेंगे, और आपके पास आई जे जो है वो एम इंटू एन का मैट्रिक्स है, ठीक है सर। अब एम इंटू एन का मतलब क्या हुआ? अब आप कहोगे सर मैं I1 है, आई सॉरी AI है, तो सर मैं कहूंगा A1, ठीक है सर। फिर मैं कहूंगा A12, मतलब रो तो वही रहेगी, तो आगे 1 1 रहेगा, पीछे चेंज होता रहेगा, A2, A13, ठीक है सर। फिर A1 J। अब मैंने यहाँ J क्यों लिख दिया भाई? मेरा जो आखिरी पॉइंट होगा ना वो यही है मेरा। 1 1 1 2, जैसे मैंने आपसे कहा 1 5 पता करना है आपको, तो देखो आगे तो 1 1 1 1 1 1 सेम है, पीछे 5 आ जाएगा, तो ये 5 J की जगह है भाई, पीछे की जगह देखो, पीछे पीछे दोनों सेम है। हाँ सर सेम है। और ये कब तक चलेंगे? ये कब तक चलेंगे? एन मैट्रिक्स तक, यानी कि A1 तो सेम रहेगा, और लास्ट पॉइंट आप जो पता कर सकते हो अपनी बुक के अंदर, यहाँ पे इसका जो लास्ट एलिमेंट है पता कर सकते हो, वो सर एन है। अब ये एन क्या है सर? अगर मैंने यहाँ 3 × 2 की मैट्रिक्स लिखी है, क्या लिखा है? 3 × 2 की मैट्रिक्स लिखी है मैंने, यानी कि 3 तो आपकी रोज है और 2 आपकी कॉलम है, तो भाई आखिरी कॉलम कौन है? आखिरी कॉलम 2 ही तो होगी भाई। आखिरी कॉलम का आखिरी पॉइंट ही है ये A1 कौन है? ये आपकी लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो है ये। क्या कह रहा हूं? फर्स्ट तो रो है क्योंकि A1 लिखा हुआ है, और एन का मतलब क्या है? लास्ट रो। ये आपको यहां से पता लगेगा। अब मैं कह रहा हूं A21 क्योंकि दूसरी रो है,
A22, A23, ऐसे ऐसे करते हुए A2 कहाँ तक, जे तक। जे फिर वही समझा रहा हूं मैं आपको, आखिरी पॉइंट है। कहाँ तक चलेगा सर, ये A2n तक चलेगा। एन वही आपका आखिरी वाला कॉलम है। और ऐसे करके चलता रहेगा ये लाइक डेट। अब सर ये ऐसे 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 चलता रहेगा, लेकिन हम ये जो आगे वाली वैल्यू वो कितनी ले सकते हैं, हम आगे वाली वैल्यू कितनी ले सकते हैं। सर आई जो है वो वाले में अगर आपको आई के अंदर जाना है, आई कौन है आपका, रो है। तो सर कौन सी रो में जाना है, सर आई रो में जाना है। इसमें चलो 1, A I 2, AI 3, डैश 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 करके चलेगा। और AI, अब ये 3 नहीं है, ये 3 की जगह आपको क्या पुट करना है, जे पुट करना है। और कहां तक चलेगा सर, ये AIN तक चलेगा, एन मतलब लास्ट कॉलम। समझ गए। और उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा AM। एम कौन है सर, अबे यार फिर वही बात अभी समझाया मैंने आपको, आपका जो एम है, एम का मतलब है आपके नंबर ऑफ रोज। तो सबसे लास्ट वाली रो कौन होगी सर, 3 इंटू एम का मतलब क्या होता है सर, 3 रो है, 1 2 3। तो तीसरी रो ही तो एम होगी, तो यहाँ लास्ट वाली रो में एम आएगा, आंसर आएगा। तो फिर वो M1, AM2, AM3 और AMJ। अब मैं जे क्यों लिख रहा हूँ, फिर वही बात, लास्ट वाली कॉलम। और इससे आखिरी अगर मैं जाने की कोशिश करूं, तो AM मेरा लास्ट पॉइंट होगा हमेशा, मतलब M इंटू N का सबसे लास्ट वाला पॉइंट, जहां पर M और N दोनों लास्ट वाले होंगे आपके, रो भी और कॉलम भी। और इस तरीके से ये M इंटू N की मैट्रिक्स होती है। बताओ समझ में आएगा। देखो ये जनरल बात है, आपको थोड़ी अजीब छोटी लग रहा होगा ये अब, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो इसी चीज को इस तरीके से समझाया गया। ये जो आई होता है ना आगे वाला, ये जो आगे वाला आपका जो आई होता है, इसके अंदर देखो, चलो यहाँ देख लिया। ये जो आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू कहां से लाई करती है सर, ये 1 से स्टार्ट होती है। तो देखो यहां मैंने लिखा है ये 1 से स्टार्ट होगी, और कहां पे एंड करेगी, आपके लास्ट एम पे एंड करेगी। क्यों सर, नंबर ऑफ रोज इतनी ही है मेरे पास, तो लास्ट ये एम पर एंड होती है। और जो जे होती है सर, ये जे कहां से स्टार्ट होती है बेटा, ये भी 1 से स्टार्ट होती है। देखो ये पीछे 1 है, ये यहां है, ऐसे समझो इसको। और कहां एंड होगी, ये लास्ट एन पे एंड होगी सर। लास्ट वाला कॉलम कौन सा होगा सर, ये वाला तो होगा, एन वाला, लास्ट वाला कॉलम। और आई जे बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, 1 2 3 4 ऐसे। अब जो आईएथ रो है आपकी, आईएथ रो का मतलब है ये वाली जो रो है आपके पास, इसमें एलिमेंट होंगे I1, I2, I3 और IN तक। मतलब आगे तो सेम ही है ना। अब मैं कह रहा हूँ भाई आगे 2 1 से शुरू कर रहा हूं मैं, अगर इसकी जगह में मैं ये वाली एलिमेंट ले लूं, तो ये 2 1 हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे आप A2 1, A2 2, A2 3 लिखोगे। तो ये 2 चेंज हो रहा है, अगले वाले में, ऊपर वाले में 1 था, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया सिंपली। आई का मतलब आगे वाला जो इसमें रोम लिखा हुआ है ना, वो वाला चूज करना है। पीछे 1 2 3 4 चलता रहेगा, कहां तक, एन तक चलेगा। समझ में आ गया, हाँ सर। जो जेथ कॉलम है स्टार्टिंग वाला, वो कहां से शुरू होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग के वैल्यूज बदलते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। और पीछे वाला जो एलिमेंट है ना, वो आपके पास रहेगा सेम, जैसे पीछे जे 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 रहेगा। जो जेथ कॉलम है, जेथ कॉलम का मतलब क्या है सर, ये वाला कॉलम है। अब आप इस कॉलम पे थोड़ा सा गौर करेंगे, और इस कॉलम पे थोड़ा गौर करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, देखो इनका पीछे वाला एलिमेंट सबका सेम है, देखो 1 1 1 1, लेकिन आगे वाला डिफरेंट है। यहाँ पीछे वाला सेम है, 2 2 2 2, लेकिन आगे वाला डिफरेंट है, 1 2 I M। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि जब आप कॉलम्स लिखेंगे, तो पीछे जे की वैल्यू सेम रहेगी, आगे बदलेगी। लेकिन जब रो की बात करेंगे, तो रो के अंदर जो है आगे वाली सेम रहती है, पीछे वाले बदलते हैं, क्योंकि रो ऐसे लिखते हैं अपन और कॉलम ऐसे लिखते हैं। समझ में आया। ठीक है सर। और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हो, तो M इंटू N करोगे आप, जो कि M इंटू N के इक्वल होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट पता करने हैं, तो 2 इंटू 3। अगर आपकी मैट्रिक्स जो है वो 3 इंटू 2 है, तो 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। बताओ समझ में आया क्या ये बात। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है। आगे देखो और क्या बात है, थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, बट सारे पॉइंट्स क्लियर करना जरूरी है एक साथ। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में समझा दिया आपको। ओके, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मान के चलो इस पे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप मिलेंगे आपको। फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये जहां पे सिर्फ कॉलम हो, जहां पर क्या हो, ओनली वन कॉलम हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैंने AIJ का एग्जांपल दूंगा मैं आपको, दिया था मैं आपको सर, 1 2 5 - 8 ले लिया। अब आप थोड़ा गौर करो, अगर मैं आपसे इसके ऑर्डर लिखने को कहूँ पीछे, तो कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4, रोज तो 4 है इसमें, आप ध्यान रखो। अब आप कहोगे सर इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको रो 1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको रो 2 कहेंगे, इसको कहेंगे रो 3 कहेंगे, इसको कहेंगे रो 4 कहेंगे। तो जब मैं ऑर्डर लिखूंगा,
तो सर 4 तो रो है, क्योंकि हमें पता है हम पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, यानी m इंटू एन। आगे तो 4 आएगा, लेकिन पीछे क्या आएगा बेटा, पीछे 1 आ जाएगा। 4 इंटू 1। अब मान के चलो, मैंने एक और उदाहरण दिया आपको, 583 इसका दिया, छोटा सा। इस पे गौर करो आप। इसको कैसे लिखोगे सर, इस कॉलम को? सर यहाँ तो 3 रो है लेकिन कॉलम 1 है, यानी एक चीज फिक्स हो गई सर, ये पीछे वाला जो 1 है ना, ये सेम रहेगा। हाँ सर, ये तो समझ में आया, यानी कि जितने भी एलिमेंट जब हम आईजे में डालेंगे, आईजे का मतलब हो गया बहुत सारा वैल्यूज आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो बेटा उन सब के अंदर, अब इसका नेमिंग देखो, नेमिंग बता देता हूँ आपको। जैसे इसका नेमिंग क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 1 1। अब मैं 1 2 पे तो जा ही नहीं पाया, लेकिन नीचे देखोगे तो 8 2 1, सेकंड वाली रो का फर्स्ट। तीसरा क्या होगा सर, 8 2 3। समझ रहे हो आप किस तरीके से? पीछे देखो, ये 1 1, 8 2 1 8 2 3, भाई इस वाले को हम ये कहते हैं ना, A1 A11 A12 A13, फिर A21, फिर 2 फिर 2 3, ऐसे ही कहते हैं। यहाँ पे केवल स्टार्टिंग ही है। और इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक्चुअल में क्या बनेगी सर, m×1 बनेगा ये ऑर्डर। अरे सर, ये अब ये कैसे आ गया समझ में आपको? बेटा देखो, पीछे तो 1 ही आएगा क्योंकि कॉलम एक ही है, लेकिन रो बहुत सारी हो सकती है, इसलिए हमने m लिख दिया। m का मतलब हो गया बहुत सारी रोज इसके अंदर। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? और इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा वो हो जाएगा m×1। बताओ समझ में आया क्या? बताओ क्लियर हो गई कि ये चीज? हाँ सर, ये तो समझ में आ गई। ये है आपका मैट्रिक्स सेट। कॉलम मैट्रिक्स कब कहते हैं, जब उसके अंदर केवल एक ही कॉलम पाया जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स के अलावा कौन सा रो मैट्रिक्स आने वाला है अपने पास। ठीक है, ओके, एक मिनट। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हम। पीछे हमने कॉलम मैट्रिक्स देख लिया है, एक मिनट बता देता हूँ मैं। हाँ, ये वन में हमने कॉलम मैट्रिक्स देखा है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रो मैट्रिक्स। अब देखो, रो मैट्रिक्स बिल्कुल आसान है। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ओहो, फिर से एक नई चीज आई। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने लिखा 1 2 3। एक और एग्जांपल लिखा मैंने, 5 -8 -9 10। अब इन दोनों को आप चेक करो थोड़ा सा, इसमें एक ही लाइन है। ठीक है सर, m×n लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं अपन? रो इंटू कॉलम लिखते हैं सर अपन तो। सर रो तो एक ही पते हो गए सर, कॉलम गिनो आप, 1 2 3, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। सर 3 हो गया, ये तो 1 × 3। इसमें देखो सर, रो तो एक ही है लेकिन कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। सर इसमें 4 हो गए। अब इन दोनों में एक चीज गौर करने लायक है, आगे वाली वैल्यू सेम है, पीछे वाले में क्या था? कॉलम मैट्रिक्स में पीछे वाला सेम था, यहाँ आगे वाला सेम। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सर ये जो नंबर बनेंगे ना हमारे पास, इन नंबर का जो ऑर्डर रहेगा ना, वो हमेशा 1 × n रहेगा। अब सर, अब यहाँ n क्यों लिख दिया आपने? देखो 1 तो सेम है तो मैंने आगे 1 लिख दिया, और n डिफरेंट बदलते जाएंगे आपके पास, बहुत सारे हो सकते हैं ना। ठीक है सर, तो आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है यहाँ पे, 1 × n है। बताओ समझ में आया कि इस बार कॉलम बदल रहे हैं बहुत सारे, तो मैंने n कॉलम के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे नेमिंग बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये क्या होगा आपका, A11 A12 A13। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर, यहाँ देखो, A11 A12 A13 A14। देखो आगे वाली रो तो एक ही है लेकिन कॉलम बदलते जा रहे हैं, तो 1 2 3 चल रहा है। पीछे वाले में देखो आप, पीछे वाले में लिखा था क्या अपन ने? हाँ, पीछे वाले के अंदर देखो, पीछे वाले के अंदर देखोगे आप, तो ये A11 है। हाँ सर, सेकंड वाले में A21 होगा। हाँ सर, ये आगे वाले में ये एक सेकंड, ये 21 होगा यहाँ पे ना, ये 21 हो जाएगा। 21 का अब देखो यहाँ पे, ये सारे 1 आ रहे हैं लेकिन आगे बदलते जा रहे हैं, बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं? और ये 3 होगा यार, जल्दीबाजी में लिख दिया था, देख लेना। तो ये A31 होगा ये ना। तो देखो पीछे वाले सेम है, इस बार आगे वाले बदल रहे हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आगे वाले सेम है, पीछे वाले बदल रहे हैं। रीजन बता दिया मैंने आपको, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बता दिया है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, और भी एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे आसान मैट्रिक्स ये लगता है मेरे। ठीक है, अब मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ओहो, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है आपको सर, रो जो है वो कॉलम के इक्वल होगा भाई। ठीक है साहब, रो कॉलम के इक्वल होगा तो मान लेते हैं इस बात को। इज सेट टू बाय स्क्वायर मैट्रिक्स, दस एम एन एन टू एन मैट्रिक्स इज सेट टू बाय स्क्वायर मैट्रिक्स एम इक्वल्स टू एन। अब इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको।
1 2 4 5 मैट्रिक्स देखो 1 2 सर 2 तो रोज है और कॉलम कितने हैं सर 2 है। ठीक है सर 3 5 9 4 8 1 3 0 2 सर यहाँ कितना है यहाँ m इंटू एन को देखोगे तो 3 इंटू 3 है। ठीक है सर यानी कि और स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इस ऑर्डर एन होगा इसका। एन का कहने का मतलब है सर कितने नंबर बन रहे हैं हाँ सर यहाँ पे तो सेम ही है आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर देखोगे आपको कितना बन रहा है सर 3 ही बन रहा है हमारे पास। कितने बन रहे हैं 3 ही रोज हैं 3 ही कॉलम्स हैं। आ रहा है कुछ समझ में। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या सर नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं ठीक है इसमें मैं एग्जांपल मुझे बताओ क्या मैं 1 का एग्जांपल भी ले सकता हूँ क्या। हाँ सर ले सकता हूँ क्योंकि इसमें रो कितनी है देखो आप 1 है और इसमें कॉलम कितने हैं 1 है। ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में काफी हेल्प करेगा। ठीक है तो ये ध्यान देना हर चीज का आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बताया था मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा आपके पास एग्जाम में उठ के उससे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपको अपने आप आ जाएगा समझ में। मतलब बहुत सारे जो बाहर के अगर क्वेश्चन बनाते हैं टीचर्स वगैरह तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर ये चीज ऐसे थी। फिर आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हो मेरे हिसाब से। यहाँ तक ठीक है ओके आगे बढ़ सकते हैं ओके। देखो एक आता है डायगोनल मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है भाई ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ इसके। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया एक आपको 1 ठीक है एक एग्जांपल दिया मैंने आपको -1 -2 0 0। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको -1 -2 -3 0 0 0। अरे जीरो यहाँ कैसे लगा दिया 3 होंगे ना 0 0 0 0। ठीक है सर अब आप यहाँ गौर करो एक चीज क्या सर कि यार ये वाली जो वैल्यूज है ना ये अलग अलग आ रही है बाकी सब जीरो है। ठीक है सर ये वाली जो वैल्यूज है ना सर ये तो अलग अलग है लेकिन बाकी सब जीरो आ रहे हैं। ठीक है सर तो एक हिंट मिला मुझे क्या हिंट मिला कि आपके जो एलिमेंट होंगे उसको यहाँ से बी से डिनोट कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी से जो एलिमेंट बनेंगे इस सेट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कहोगे सर नॉन डायगोनल कैसे सर ये हो गया डायगोनल। अब आप एक सवाल ये पूछ सकते थे मुझसे यहाँ पे कि सर अरे यार क्या बना दिया ये कोष्टक कि सर इसको भी तो हम डायगोनल मान सकते हैं नहीं इसको नहीं मानना है आपको। क्या कह रहा है ये ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो सॉरी नॉन डायगोनल नॉन मतलब डायगोनल के अलावा जो मिल रहे हैं ना वो सब जीरो हो जाएंगे तो हम एक को इस वाले पार्ट को ही हमेशा डायगोनल मानेंगे। और इसको ही क्यों मानेंगे उसका रीजन भी देता हूं मैं आपको अभी देता हूं उसका रीजन। इनकी नेमिंग लिखो आप इस वाले में नेमिंग लिखो सर ये A11 है A12 है A13 है A21 है A22 है A23 है A31 है A32 है A33 है। अब आप गौर करो एक चीज यहाँ पे क्या सर केवल यही एलिमेंट है जिनमें रोज और कॉलम इक्वल है। इनको हम कहेंगे हमारा डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट्स है हम इनको कहेंगे इनको नहीं कहेंगे। अब जब आप ये लोगे ना तो यहाँ देखो यहाँ 3 1 आ रहा है यहाँ 1 3 आ रहा है सेम नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स किस डायगोनल्स एलिमेंट्स किसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक डायगोनल एलिमेंट्स इसको कहेंगे जहां पे रोज इक्वल्स टू कॉलम या फिर ऐसे समझो इसको आई इक्वल्स टू जे आपको मिलेगा। आई और जे का मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट से सेम होगा। बताओ समझ में कि हाँ सर। तो इसके अलावा आपको सारे जीरो मिलेंगे उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं केवल ये जो जीरो वाले पार्ट हैं जीरो वाले पार्ट कौन से जहां पे आई इज नॉट इक्वल्स टू जे है। मतलब कि अगर आई नॉट इक्वल्स टू जे है तो बी आई जे जो होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा 100% फिक्स हो गया ये। बताओ ये चीज समझ में आई क्या एक मिनट यार ये हिल गया है। हाँ अगर आपका आई जो है वो जे से इक्वल नहीं होता है आई जो है जे से इक्वल नहीं होता है तो वो सारे क्या होंगे जीरो होंगे। हाँ सर और मान लो ये मैंने इफ कंडीशन लगाई और इफ आई इक्वल्स टू जे होते हैं तो क्या होगा सर तो फिर बी आई जे की वैल्यू क्या होगी बी आई जे का मतलब है ये सॉरी सॉरी फिर इसका मतलब है ये वाला पार्ट है ना जहां पे आई और जे दोनों इक्वल है तो वहां क्या होगी वहां आपके पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है एवरी एलिमेंट अदर देन जीरो अदर देन जीरो। ये चीज समझ में आएगी मुझे बताओ केवल जो आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स में जो सेम आईजे होंगे ना उनकी जगह कोई भी एलिमेंट आ सकता है बस जीरो नहीं आएगा। ठीक है सर अब आप देखो इसके ऊपर गौर करो सर ये A11 है यहां पर भी सेम है आई और जे
इसका मतलब ये भी जीरो नहीं होगा, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक है। इसका मतलब ये भी जो भी हम गणित कर रहे हैं वो किस में करेंगे, हम स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे। ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर, ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये सब आपको पता होने चाहिए पॉइंट्स, तो इसलिए क्लियर करा रहा हूँ ताकि आप एक बार पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा एक्सरसाइज समझ रहा हो कि हाँ यार इस एक्सरसाइज में इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, सारे पॉइंट बता दिए सर ने। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके, नेक्स्ट देखो अब आप स्केलर मैट्रिक्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना मेरी बात पे। ठीक है सर, आर डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। जो डायगोनल मैट्रिक्स हमने अभी पीछे पढ़ी उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर कह सकते हैं। इस हमने डायगोनल क्या पढ़ी, हमने डायगोनल ये पढ़ी बेटा, जिसमें सर इस वाली जगह को छोड़ो, इस वाली जगह को छोड़ो, इस वाली जगह को छोड़ो, उसके अलावा सब जगह जीरो डाल दो। ये हमारी क्या थी, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स थी एक तरीके से। ठीक है सर, अब इस मैट्रिक को मैं स्केलर कह सकता हूं कि सर कब कहूंगा इसको स्केलर, कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे भैया, इक्वल हो जाएंगे। देखो कितना जबरदस्त पॉइंट निकल कर आया। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में हमने देखा था पॉइंट्स इक्वल नहीं थे, लेकिन अगर वो सारे पॉइंट इक्वल हो जाए लाइक दैट, थ्री थ्री थ्री, तो इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं सर, हम इसको कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। देखो कितनी जबरदस्त, और यहां भी मैं वही चीज समझाऊंगा आपको। जब आपका आई जो है वो नॉट इक्वल्स टू जे हो, यानी कि इसकी कंडीशन की बात कर रहा हूं, इस 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 कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये अगर नॉट इक्वल्स टू जे है, इसका मतलब जो आपको एलिमेंट होगा ना, जो आपको एलिमेंट होगा वो फिक्स है, वो जीरो होगा, फिक्स हो गया ये, वो जीरो होगा। बट बट इफ आई इक्वल्स टू के है, या आई इक्वल्स टू जे है, सॉरी, ये एलिमेंट जैसे कि ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, अगर आई इक्वल्स टू जे है, तो आपका बी आई जे जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। मैं यहाँ पे के से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में के लिखा हुआ है, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा या ए बी सी, जो आपको सही लगता है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ सर, ये तो समझ में आ गई। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, जो स्केलर मैट्रिक्स है, क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है क्या? सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल हो सकता है क्या? हाँ सर, हो तो सकता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, सेम एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है क्या? ये सुनो मेरी बात, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, बाकी सब जीरो होंगे। हाँ सर, तो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर जिसमें इक्वल होंगे उसको हम स्केलर बोल देंगे, जिसमें इक्वल नहीं होंगे उसे स्केलर नहीं बोलेंगे, सिंपल। आ गया समझ में? हाँ सर, आगे बढ़ूं? ओके, आगे देखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आ जाओ भाई, ये और भी जबरदस्त है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको एलिमेंट्स होते हैं इन द डायगोनल आर ऑल वन, वो सारे क्या होते हैं, वन होते हैं, रेस्ट ऑल जीरो। एग्जांपल दूं? ठीक है सर, वन वन वन, बाकी सब जीरो 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 जीरो। तो ये क्या है आपका, इसको आप कहते हो डायगोनल, यानी कि ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ये सारे क्या होंगे, वन होंगे, बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे। इस कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन अदर वर्ड्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, जब इसमें दो कंडीशन लगेगी, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। इफ पहली कंडीशन तो ये है कि सर इसमें आई जो है वो अगर इक्वल है जे के, देन आपके पास वन होनी चाहिए सारे आई जे की वैल्यू, सारे ए आई जे का वैल्यू कितना होना चाहिए सर, वन होना चाहिए, जहां पे इक्वल है। और जहां पे आई इज नॉट इक्वल्स टू जे है, देन सारे ए आई जे का वैल्यू, मतलब जो एलिमेंट है उनका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई होनी चाहिए हर क्या बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर, जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हो। बताओ ये चीज समझ में आई कि हाँ सर आ गई? अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो, कि सर अभी हमने इससे पहले एक मैट्रिक्स पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी बेटा, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ी थी। ठीक है सर, इसमें हमने एग्जांपल लिया था थ्री थ्री थ्री, जीरो 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 जीरो। और सर यहां हमने मैट्रिक्स लिया है वन वन वन, जीरो 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 जीरो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर इसके अंदर से अगर मैं थ्री कॉमन ले लेता हूं सब में से, तो ये कुछ थ्री, और यहाँ पे वन 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 जीरो जीरो जीरो, ये अभी आप आगे पढ़ोगे ना, अभी नहीं है। थ्री आपने इसमें से बाहर निकाला, ठीक है सर, तो सबके अंदर वन वन लग गया। हाँ सर लग गया। तो अब ये वाली चीज जो है वो आइडेंटिटी हो सकती है क्या?
हाँ सर, हो सकती है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ फिक्स है, वन ही आना चाहिए। यहाँ क्या फिक्स है? वन ही आना चाहिए, यानी कि जो आपका स्केलर मैट्रिक है जिसमें सेम होती है वैल्यू, वो आपका आइडेंटिटी भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। जब स्केलर मैट्रिक्स में सारी वैल्यू सेम बोल रहा है, तो जब मैं वहां पे सारी वैल्यू वन वन मान लूंगा, जब मैं वहां सारी वैल्यू क्या मान लूंगा, वन वन मान लूंगा डायगोनल के अंदर, तब वो आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है। हाँ सर। और जितनी भी आइडेंटिटी है मैट्रिक्स है, जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो कंपलसरी है। कि सर क्या कंपलसरी है? कि वो सारी की सारी स्केलर होती है। आप कहोगे सर क्यों? स्केलर का कंसेप्ट ये है कि डायगोनल की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और आइडेंटिटी में इक्वल ही होती है, भले ही वन ही है लेकिन इक्वल ही होती है। यानी कि सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। बताओ समझ में आया नहीं? ये है जबरदस्त कंसेप्ट मेरे हिसाब से। शानदार। क्लियर हो गया? देखो हर चीज की इसमें रिलेट करके बता रहा हूं मैं आपको, और वो सारी चीजें आपको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेनी है। बुक के अंडरस्टैंड के हिसाब से नहीं चलना, केवल बुक है आपके उसमें सब लिखा हुआ नहीं। ये बेसिक कंसेप्ट आप लिखते चलो, ये बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको खुद को समझ के बनानी है चीजें। तो सारे आइडेंटिटी मैट्रिक स्केलर होंगे, हाँ सर फिक्स है ये। लेकिन सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है। स्केलर में जब वन वन वाली कंडीशन आएगी ना, अभी आप उसको आइडेंटिटी कहोगे। समझ में आ गया? हाँ सर, आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है। आगे देखो आप, एक और कंडीशन आई है आपके पास, जीरो मैट्रिक्स की। अरे यार, जीरो मैट्रिक्स मतलब कि नल मैट्रिक्स, जिसमें कि सारे एलिमेंट जीरो हो, सिंपल। इसमें तो कुछ है ही नहीं है। जीरो को हम जीरो से डिनोट करते हैं, इस जीरो से। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्लियरली फ्रॉम द टेक्स्ट? सारे के सारे मैट्रिक्स में क्या होंगे? जीरो होंगे। आप ये वन का मैट्रिक्स हो सकता है, ये टू टू का हो सकता है, ये थ्री टू का हो सकता है, ये टू ये सॉरी वन टू का हो सकता है। तो ये सारे मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? सारे होंगे जीरो होंगे। बताओ समझ में आया? हाँ सर आ गया। और बताऊं आगे कंसेप्ट, और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट? वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो यार, मतलब बहुत सारी मेहनत लग रही है, बहुत सारा कंटेंट जोड़ना है, आपको समझाना है कि हाँ यार ये चीज कैसे रिलेट कर रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये सब कुछ टाइप वाइप करना इन सब में भी, और मतलब चीजें एनसीईआरटी का बुक देखना, 23-24 का सारी न्यू बुक का कंसेप्ट इसमें डालना, फिर आपको लाइन से चीजें समझाना, थोड़ी सी मेहनत तो लगती होगी यार। तो आप लोग उसका थोड़ा सा रिजल्ट दो मुझे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो इस चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है इंगेज हो सके यहाँ पे। आगे बढ़े चलो। तो आगे आपका कंसेप्ट आ रहा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। ओ हो, एक और कंसेप्ट आया इक्वलिटी का। सर क्या है? कि टू मैट्रिक्स है ए और बी, उनको हम इक्वल कहेंगे कब? जब दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो है कि उनके अंदर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो होना चाहिए सेम। ठीक है सर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। और दूसरी क्या कंडीशन है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब ये नया वर्ड आपको लग रहा होगा शायद, मेरे हिसाब से आपने 9 10 में पढ़ा है कॉरस्पॉन्डिंग बहुत बार। इसका लेफ्ट तो इसका भी लेफ्ट, वो वाला। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वन मैट्रिक्स इक्वल्स टू अनदर मैट्रिक्स। ये वाली चीज बताओ किसको समझ में नहीं आई? अब इन दोनों का मिला के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वन टू, या ले लो यार, वन जीरो ले लो, टू थ्री ले लो, वन टू जीरो थ्री। अब देखो, पहले तो ये टू इंटू टू है, टू इंटू टू है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, हाँ सर सेम है। इसका वन, इसका भी वन, मतलब कि इसका ए वन वन पे जो बैठा है वो इसके ए वन वन पे बैठा है, इसके जो ए वन टू पे बैठा है वो इसके ए वन टू पे बैठा है, इसके जो ए वन वो सॉरी टू वन पे बैठा है वो इसके ए टू वन पे बैठा है, जो इसके ए टू टू पे बैठा है वो इसके ए टू टू पे बैठा है। ये कहना चाहता हूं मैं आपसे। अब मैं कहूं सर वन टू जीरो थ्री, और मैं कहूं आपसे टू वन जीरो थ्री, ये इक्वल है क्या सर? ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट है ना, वो नॉट इक्वल हो गया। आया समझ? ये कंसेप्ट होता है आपका एक्सरसाइज 3.1 से पहले तक का सारा कंसेप्ट, सॉरी सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपने सारा। जितनी भी डेफिनेशंस है, जितने भी मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, सारे के सारे जो भी होते हैं सब बता दिया। अब आपको एक्सरसाइज करने में, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे हिसाब से हो। तो थोड़ा लंबा हो गया होगा वीडियो मेरे हिसाब से, जो भी लोग देख रहे होंगे और एंड तक जो भी पहुंचे होंगे इस वक्त, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है यार, मतलब शेयर जरूर करो चैनल को, मतलब सीरियसली बहुत ज्यादा मतलब नीड है कि आप लोगों का सपोर्ट मिले, और जो है चैनल ग्रो करे, वीडियो वगैरह जो है बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे, स्टूडेंट्स तक पहुंचे, स्टूडेंट देखे आए, और फिर हम उनके लिए और भी सब्जेक्ट्स वगैरह लिए टीचर्स वगैरह अवेलेबल कराएं। तो ये सब मैं चाहता हूँ, ड्रीम है। तो उसको सच जो है वो आप लोग ही कर सकते हो, और मुझे पता है आप लोग जरूर ऐसा करोगे। आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, और पसंद होने के बाद मतलब लाइक एक गुरु दक्षिणा समझ लो आप, वो आप
हमारे लिए इतना सा हेल्प तो करोगे इस चैनल को बढ़ाने के लिए। तो आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज नहीं, उससे पहले एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप इससे बाद वाले जो एग्जाम्पल है पहले वो देखना, उसके बाद एक्सरसाइज में बढ़ना। उससे आपका बेसिक कंसेप्ट है जो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।